गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे कंपनी अधिनियम में जो है कंपनी का एक प्रिंसिपल है जिसे हम कहते हैं कंपनी का पर्दा उठना या बेनकाब करना, लिफ्टिंग और प्रीसिंग द कॉर्पोरेट वेल। ये इस संबंध में बताया गया है कि करीब एक शताब्दी पूर्व जो है सोलोमन एंड सोलोमन कंपनी के का जब केस हुआ था तो ये माना गया था कंपनी एक विधिक व्यक्ति है जिसका उसके सदस्यों से पृथक अस्तित्व है, और यह सिद्धांत सदस्यों और कंपनी के बीच में एक दीवार उत्पन्न करता है, एक पर्दा उत्पन्न करती है जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट वेल, वो या समामेलन का पर्दा, वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। तो कभी कभी न्यायालयों में इस पर्दे को चीरकर या हटा सकते हैं और कंपनी के पृथक अस्तित्व को नकार सकते हैं। निगमीय पर्दे को हटाने या अस्वीकार करने से तात्पर्य है कि कंपनी के पृथक अस्तित्व के सिद्धांतों को नकारना और वास्तविकता की पहचान करना, क्योंकि कई बार वैधानिक मुखौटे के पीछे भी जो है कपट किया जा सकता है। तो दूसरे शब्दों में न्यायालय कंपनी के पृथक अस्तित्व को नकार कर कंपनी के कार्यकलापों, संचालकों और सदस्यों की भूमिका की जांच कर सकता है और उसको बेनकाब कर सकता है। इसके अंतर्गत जो है न्यायालय कंपनी को बेनकाब साबित तभी करते हैं जब कंपनी के उसमें कोई कपटपूर्ण उद्देश्य या बेईमानी की नीयत से किया गया कार्य होता है, तो कंपनी इस पर्दे के पीछे भी देख सकती है। तो ये कहा जाता है कि जब हम न्यायालय सामान्यतः जिन परिस्थितियों में कंपनी को बेनकाब करती है उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन या न्यायिक निर्णयों के अधीन। तो पहले हम देखेंगे वैधानिक व्यवस्थाओं के अधीन कैसे बेनकाब किया जाता है। उसके अंतर्गत पहली जो परिस्थितियां निम्नलिखित परिस्थितियां होती है, जिसमें से पहली परिस्थिति होती है सदस्यता में कमी या रिडक्शन इन मेंबरशिप। इसमें कहा गया है कि कंपनी के समामेलन को हटाकर कंपनी के सदस्यों की पृथक पृथक या अलग अलग व्यक्तिगत रूप से कंपनी के ऋणों के लिए उत्तरदायी किया जा सकता है यदि सार्वजनिक कंपनी की दशा में सदस्यों की संख्या 7 से कम होती है और निजी कंपनी में सदस्यों की संख्या 2 से कम होती है, यदि कंपनी में घटे हुए सदस्यों की संख्या 6 माह से अधिक के लिए रहती है और व्यवसाय जारी रहता है, यदि कंपनी के सदस्यों को अवगत होगी कंपनी में 7 या 2 से कम सदस्य हैं और तब भी वह व्यवसाय का संचालन कर रही है, तो कंपनी के इस परिस्थिति में जो है पर्दे को हटाकर और प्रत्येक सदस्य को उसकी जानकारी की जा सकती है। फिर आता है असत्य या कपटपूर्ण सूचनाएं, प्रलेख या घोषणा करने के आधार पर, यानी इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑन फॉल्स और फ्रॉडुलेंट इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, कभी कभी किसी कंपनी का समामेलन निम्नलिखित में से किसी भी आधार पर करवाया जा सकता है। असत्य या झूठी सूचनाओं देने पर, सूचनाओं का असत्य प्रस्तुतिकरण, किसी प्रलेख में किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, ऐसे बहुत सारे परिस्थितियों के अंदर ये किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में भी कंपनी का वेल हटा के और यानी कंपनी के जो समामेलन संबंधी सिद्धांत का वेल है उसको हटाकर और उस पर जांच की जा सकती है और उसको वास्तविकता को देखा जा सकता है। फिर प्रावधान के भ्रामक कथन की दशा में, इन केस ऑफ मिसलीडिंग स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, कभी कभी कुछ व्यक्ति किसी भ्रामक कथन या विवरण संबंधी प्रावधान में विश्वास नहीं करके कंपनी की प्रतिभूतियों का अभिदान कर देते हैं, तो ऐसी प्रतिभूतियों के आवंटन में हानि उठाना पड़ती है। तो ऐसी दशा में कंपनी या प्रत्येक ऐसी व्यक्ति जिसने ऐसे भ्रामक प्रावधान को जारी करने की अनुमति दी है, उसके प्रत्येक अभिदाता द्वारा प्रावधान के कारण उठाई गई क्षति की पूर्ति करनी अनिवार्य होती है। फिर कपटपूर्ण उद्देश्य के लिए प्रावधान के निर्गमन की दिशा में, कभी कभी कुछ व्यक्ति किसी कपटपूर्ण उद्देश्य से प्रेरित होकर जो है प्रावधान में पर विश्वास करते हुए उस कंपनी की प्रतिभूतियों के लिए आवेदन देते हैं, और ऐसी दशा में कंपनी का प्रत्येक संचालक, प्रवर्तक, विशेषज्ञ, प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस प्रावधान को जारी करने की अनुमति दी है उसके ऊपर जो है कारण बताओ जो है वो नोटिस दिया जा सकता है और इसको कपट माना जा सकता है। कपट में उद्देश्य
के लिए प्राप्त किए गए धन निष्पेक्ष को लौटाने में असफल रहने पर, यानी इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रिटर्न ऑफ पब्लिक डिपॉजिट ऑब्टेन थ्रू फ्रॉडुलेंट पर्पस, यानी कभी कभी कंपनी अपनी जनता से प्राप्त धन निक्षेप की राशि या उस पर देय ब्याज की राशि को लौटाने में असमर्थ होती है। ऐसी दशा में यह सिद्ध किया जा सकता है कि कंपनी उस धन को कपटपूर्ण उद्देश्य से लिया था और वह जो है इसमें उस परिस्थिति में क्षतिपूर्ति के लिए असीमित रूप से व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी किया जा सकता है उसके संचालकों को या कंपनी के पार्टनर्स को। फिर सूत्रधारी एवं सहायक कंपनी की दशा में इन केस ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ये स्पष्ट है कि सूत्रधारी कंपनी एवं उसकी सहायक प्रत्येक कंपनी का अपना पृथक वैधानिक अस्तित्व होता है, किंतु प्रत्येक सूत्रधारी कंपनी को अपना एवं अपने सभी सहायक कंपनियों का एक कंसोलिडेटेड वित्तीय विवरण तैयार करना होता है और प्रत्येक सूत्रधारी कंपनी को संकेतित वित्तीय विवरण को समय से पृथक अपने स्वयं से वित्तीय विवरण के साथ वार्षिक सभा में देना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस अस्तित्व को नकारा जा सकता है। फिर कंपनी के स्वामित्व की जांच करने के लिए भी किया जा सकता है, यानी केंद्र सरकार निम्नांकित उद्देश्यों के लिए कंपनी की सदस्यता एवं स्वामित्व की जांच करते हेतु निरीक्षण को नियुक्त कर सकती है। इसके अलावा कंपनी के निरीक्षण को सरल करने के लिए यदि किसी कंपनी का कुप्रबंध हो, कपटपूर्ण कार्य हो रहा हो, सदस्यों के साथ अन्याय का आरोप हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में भी निरीक्षक को नियुक्त किया जा सकता है और जांच पड़ताल कराई जा सकती है और उसके मैनेजमेंट ग्रुप से पर्दा हटाया जा सकता है। फिर कपटपूर्ण व्यवहार की दशा में, यानी इन केस ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रेडिंग, कभी कभी किसी कंपनी के समापन के दौरान यह ज्ञात होता है कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कंपनी का व्यापार लेनदारों या अन्य व्यक्तियों के साथ कपटपूर्ण इरादे से संचालित किया गया था, तो ऐसी दशा में भी न्यायालय ये पर्दा हटाकर देख सकता है। फिर कर भुगतान न करने की दशा में, इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, यदि किसी कंपनी पर किसी वर्ष का कोई कर बकाया हो और कंपनी का समापन हो गया हो और उस कंपनी ने तत्कालीन संचालकों को व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से उस कर को चुकाने के लिए उत्तरदायी ठहराया है, तो भी जो है कंपनी के पृथक अस्तित्व को नकारा जा सकता है। तो ये तो जब कंपनी के वैधानिक अस्तित्वों के ऊपर बात की जाए। फिर एक न्यायिक निर्णयों के अधीन, यानी अंडर जुडिशली इंटरप्रिटेशंस भी ऐसा किया जा सकता है, जिसमें पहला आता है कंपनी के नाम का गलत विवरण देने या नाम प्रकट नहीं करने की दशा में, इन केस ऑफ मिसडिस्क्रिप्शन और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द कंपनी नेम ऑफ द कंपनी। कंपनी के अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे कंपनी का नाम विधिवत रूप से कंपनी के व्यावसायिक पत्रों में लिखे या पत्र शीर्षक, हेड या प्रतिज्ञा पत्र, विनिमय पत्र, चेक आदि पे उसको मेंशन करे और उसमें लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड शब्दों का लिखा होना जरूरी है। किंतु कभी कभी कोई अधिकारी नाम के गलत विवरण के वाले अधूरे विवरण वाले या बिना नाम के हस्ताक्षर वाले को के प्रलेख को यूज करता है, तो उसको फ्रॉड माना ही जाएगा और उस परिस्थिति में भी जो है कंपनी जो है उसका वेल हटाया जा सकता है। फिर दूसरी स्थिति आती है कंपनी के वास्तविक चरित्र को निर्धारित करने के लिए। ये कहा जाता है कभी कभी कंपनी से संबंधित विवाद में ऐसे अवसर भी आ जाते हैं जब कंपनी की वास्तविक प्रकृति का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि किन्हीं कंपनियों में संचालक मंडल अथवा आपस में गुथे हुए हैं अथवा नहीं है, कोई कंपनी किसी समूह या प्रबंध विशेष से संबंध रखती है अथवा नहीं रखती है, तो या कोई कंपनी शत्रु कंपनी या उससे कोई कार्य करती है, उससे के साथ मिलकर कोई कार्य करती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है उसके कंपनी के वास्तविक चरित्र को निर्धारित करने के लिए ये किया जा सकता है। इसके उदाहरण में डेमलर कंपनी के लिमिटेड कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी का इसमें एक केस है। ये न्यायिक व्यवस्था थी जिसको के अंतर्गत इस तरीके का कार्य किया गया। ऐसी पीपल्स प्लेजर पार्क बनाम
लेंडर कंपनी जो थी उसके जो उसका जो है मामला भी अत्यंत सटीक माना जाता है और अनुबंध को भंग करने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। फिर आता है सरकारी आय की सुरक्षा के लिए, ये टू प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट रेवेन्यू। कभी कभी कुछ लोग कंपनी का निर्माण सरकारी करों से बचने के लिए करते हैं। ऐसी दशा में आयकर अधिकारी तथा न्यायालय का अधिकार होता है वे कंपनी को बेनकाब कर सकती है। और फिर आता है कपट तथा अनुचित व्यवहार की रोकथाम के लिए। कई बार कंपनी टू प्रिवेंट द फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द कंपनी इस पर्दे को हटा सकती है और उसके कार्य को कंपनी के निर्माण कपटपूर्ण और अवैधानिक दृष्टिकोण से किया गया है इस बात को मानती है। इसके संबंध में गिलफोर्ड कंपनी के बनाम हॉर्न के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने फ्रॉड का कार्य किया और जो है उस छल कपट से बनाई कंपनी को ग्राहक को जो है उनको क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। फिर आता है वैधानिक दायित्व से बचने के लिए बनाई गई कंपनी की दशा में। यदि किसी व्यक्ति ने कंपनी का निर्माण वैधानिक दायित्वों से बचने के लिए किया है तो भी ये वेल हटाया जा सकता है। अधिकांश सदस्यों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग करने की दशा में, कई बार सदस्य जो कंपनी के सभी सदस्य मिलकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और कंपनी जो है न्यायालय कंपनी के पर्दा हटाकर सदस्यों को उत्तरदायी ठहरा सकता है। इसी प्रकार से कंपनी द्वारा ट्रस्टी एवं एजेंट की स्थिति में कार्य करने की दशा में, यदि कोई कंपनी अपने सदस्यों की ट्रस्टी एवं एजेंट के रूप में कार्य करती है तथा अपना पृथक अस्तित्व खो देती है तो न्यायालय ये पर्दा हटा सकता है और इस पे कार्रवाई कर सकता है। आर्थिक अपराधों या दायित्व निर्धारित करने की दशा में, कई बार आर्थिक अपराध किए जाते हैं उत्पादन शुल्क संबंधी, विदेशी मुद्रा संबंधी, तो ऐसे कार्यों के लिए भी इसको वेल को हटाया जा सकता है। कल्याणकारी एवं सामाजिक सुरक्षा कानूनों की अवहेलना करने पर, यानी न्यायालय उन दशा में भी कंपनी का पर्दा हटा सकता है जबकि किसी कंपनी में श्रम कल्याणकारी या सामाजिक सुरक्षा कानून की अवहेलना की जाती है और कंपनी क्षतिपूर्ति अधिनियम जो है, भविष्य निधि अधिनियम, ग्रेच्युटी अधिनियम, कर्मचारी और श्रमिक कल्याण संबंधी जो कार्य हैं उसकी अवहेलना करती है तो भी ये कार्य किया जा सकता है। फिर आता है कंपनी के अवैध या अनुचित उद्देश्य से कार्य करने पर के लिए बनाया गया है तो भी इसको बेनकाब किया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने हेतु जो है भी किया जा सकता है। कभी कभी लोग कंपनी का निर्माण न्यायालय की अवमानना से अपराध के दंड से बचने हेतु भी कर लेते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी ये किया जा सकता है। न्यायालय ऐसी दशा में भी कंपनी को बेनकाब कर सकता है। फिर आता है योग्यता एवं तकनीकी क्षमता के निर्धारण के लिए। न्यायालय कंपनी की योग्यता व तकनीकी क्षमता के निर्धारण के लिए भी कंपनी के पृथक अस्तित्व का नकार सकती है और कंपनी को बेनकाब कर सकती है। यानी कि कंपनी के पृथक अस्तित्व और उस अस्तित्व के तहत कई बार कई तरह के फ्रॉड्स किए जा सकते हैं। तो इन सब फ्रॉड्स से बचाने के लिए जो है न्यायालय द्वारा या वैधानिक व्यवस्थाओं के तहत कंपनी के पृथक अस्तित्व को चैलेंज किया जा सकता है। तो ये हमने यहीं तक देखा।